वेलकम टू माय ब्लॉग दोस्तों आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ अपने बेडरूम से। बेडरूम मैंने अपना साफ़ सुथरा कर लिया, कुछ नक्शा बदला हुआ है, कुछ चेंजेस किए हुए हैं। पहले अलमारी दीवार के इस साइड में थी, उसको मैंने दूसरे साइड में किया हुआ है। और यहाँ जो भी कॉपी किताब रहता था, मेरे सिरहाने जिसको कहेंगे, वहाँ से मैंने सब नीचे हटा दिया है। और वहाँ पे अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें रखूँगी या एक दो अपनी जो किताबें हैं उसको रखना है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया हुआ था, बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने अपना टांगा हुआ है, जबकि दूसरे जगह टांगी थी, अब इसको मैं यहाँ लगा दी हूँ। और ये बीच में जो आपको मोमेंटो वगैरह दिख रहे हैं, ये सब मुझे अलग अलग प्रोग्राम में मिले हुए हैं। कोई बनारस का, कोई इलाहाबाद का, कोई गोरखपुर का है, कोई देवरिया का है। और ये पर्स है जो कि राजस्थानी लुक दे रहा है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इसको शो के लिए दीवार में टांगा हुआ है। और ये मेरा सिंपल सा बेड जो मेरे बाबूजी मुझे शादी के समय दिए थे, 16-17 साल पुराना बेड है ये। एक और मेरा बेड है, लेकिन ये तो भाई जो शादी का होता है उसकी बात ही अलग होती है, जो बाद में चाहे जितना बढ़िया बन जाए, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। इसके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए मुझे अपने बेड पे सोना अच्छा लगता है। ये मैंने हाथ से शादी से पहले बनाया था, ये भी 16-17 साल पुराना सीनरी है। जो उस समय लोग बनाते होंगे उनको पता ही होगा कि प्रेस करके पेंटिंग बनाई जाती थी। ये बनाई हुई मेरी पेंटिंग है और काफ़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन मैं नहीं हटाती हूँ, कोई चीज़ें याद के लिए भी रखना चाहिए। और ये बोर्ड के ऊपर छोटे से मैं गणपति बाबा को रखती हूँ, सुबह उठ के इनका दर्शन करने के लिए। बस एक सिंपल सा मेरा रूम है। नीचे वाला ऊपर का रूम है, उसमें बेड है, ड्रेसिंग है, मेरे रोज़ के पहनने वाले कपड़े हैं, बेटी का कपड़ा वगैरह जो भी है। और उसी रूम में बेटी पढ़ाई भी करती है। और मैं अपना जो भी है स्टडी का, देखिए ये पीछे का रैक मैंने खाली कर दिया और कॉपी किताब बिस्तर पे फैलाई हुई हूँ, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूँगी पढ़ना। और दोस्तों बज रहे हैं दिन के 12:10 और मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं आज, और मैं फ्री हो गई हूँ। तो दोस्तों मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ तो पहले एक कोई साहित्यिक पुस्तक ज़रूर पढ़ती हूँ। मुझे मिला कहीं से, ये वसीम बरेलवी की पुस्तक है चिराग, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गज़लें, शेरो शायरी, मुक्तक वगैरह हैं। तो 5 मिनट से 10 मिनट इसको मैं पढ़ूँगी, ताकि मेरा दिमाग कॉन्सन्ट्रेट हो जाए। और बाकी ये सारे मेरे कॉपी किताब है जो टीजीटी के लिए मैंने लिए हुए थे पिछले बार भी, वो इस बार भी मैंने फॉर्म डाला हुआ है। दोस्तों कंपटीशन बीट होगा नहीं होगा ये लक की बात होती है, लेकिन हमें अपना मेहनत करना चाहिए, अपना 100% ज़रूर देना चाहिए। और मेरा मानना है कुछ तकदीर भी साथ देती है, कुछ वक्त भी साथ देता है, और अपना कर्म भी वैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं बैठ गई हूँ पढ़ने। दोस्तों पढ़ने के लिए मेरे पास जो मटेरियल्स है टीजीटी की तैयारी के लिए, मैं आपको बता दूँ, प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, और एक अनसॉल्व पेपर है। इसमें 1-2 ऐसे भी हैं जिनको मैंने पूरा पढ़ लिया है। तो सिर्फ पढ़ने से कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं हो सकती है, मुझे अब इस बात समझ में आ गई है। क्योंकि आगे पढ़ो पीछे भूल जाता है, क्योंकि दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर भी रहता है। अगर उसी चीज़ को कहीं लिख दिया जाए तो शायद वो बातें याद रहती हैं। और दोस्तों ये है कि कंपटीशन के लिए रटा भी नहीं जा सकता है। रटने की प्रक्रिया सबसे बेकार होती है, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन हो तो उसको रट लिया जाए, और कितना और कहाँ तक आदमी रटेगा कोई भी चीज़। हाँ ये हो सकता है कि कोई फार्मूला है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ का है, उसको आप रट सकते हैं, बार बार लिख के उसको दिमाग में सेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, इनको आप रट नहीं पाएंगे। कहीं क्वेश्चन इतने बड़े हो जाते हैं, कहीं आंसर उसके इतने छोटे, तो कहीं क्वेश्चन छोटा होता है उसका आंसर बहुत बड़ा होता है। दोस्तों ये मैंने लिया हुआ है प्रैक्टिस सेट है ये शिल्पी का। और मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या कम से इसमें 12 सेट दिया हुआ है, यानी कि 12 साल पुराने पेपर इसमें हैं। और मेरे ख्याल से 2002 से लेके और 2020 तक का इसमें क्वेश्चन का पूरा सेट दिया हुआ है, और जिसको मैं पूरा ये किताब 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ। और मुझे लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो मैं एकदम सही दे ले जाती हूँ, लेकिन कई जगह
भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक एक किताब पढ़ पढ़ के ख़त्म करते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आंसर को किसी रफ़ कापी में नोट्स टाइप का बनाते चलते हैं। हो सकता है नोट्स बनाने से वो चीज़ें रिवीजन भी हो जाएंगी, और इतना तो मतलब विश्वास है कि अगर इसमें से 20-25 क्वेश्चन भी लड़ जाता है तो पक्का है कि वो सही हो ही जाएगा। इसलिए मैं कई सारी किताबें अलग अलग प्रकाशन से ली हूँ कि ये तीनों चारों को किताबों को मिला के मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार से अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि एक मेरे पास किताब है जिसमें 2000 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक किताब है जिसमें 12 साल का प्रैक्टिस पूरा मतलब बैक टू बैक पेपर दिया हुआ है सॉल्व करके। तो मेहनत तो मुझे करना है, आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं चाहती हूँ कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें और मेरे साथ लग के पढ़ाई करें। मेरा कल्याण हो या ना हो, दूसरे का भी हो जाएगा तो भी चलिए, कोई बात नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग भी पढ़ें, मेहनत करें। मेरे भाग्य में नौकरी है नहीं है, गवर्नमेंटेड है या प्राइवेट है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे पढ़ना है, कंपटीशन में बैठना है। कौन सा कंपटीशन बीट हो पाएगा, कौन सा नहीं हो पाएगा, या एक भी नहीं हो पाएगा, या कोई ना कोई बीट हो जाएगा, ये सब भगवान जी जानते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ना है। ये सबसे बड़ी बात है कि हाँ, जो पढ़े वो ईमानदारी से पढ़े। अगर हम ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो उसका फल भी भगवान जी को देने में संकोच होगा। ये भी बातें सत्य है। जैसे कर्म से भाग्य बदलते हैं वैसे भाग्य से भी भाग्य बदलता है, दोनों बातें लागू होती हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू कर दी हूँ अपना नोट्स बनाना। और हाँ, एक बात और, मैं कोशिश करती हूँ कि 24 घंटे में कम से कम 3 घंटे मैं पढ़ाई कर लूँ, लेकिन जो एक बार बैठ के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर एक बार बैठ के 1 घंटा भी अगर पढ़ाई करना हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है कि 1 घंटे कंटिन्यू आपका दिमाग सेट रहे, आप कहीं डिस्टर्ब ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब पढ़ने आदमी बैठता है तो एकदम अपने दिमाग को शांत, एकदम कहते हैं ना कि अपने आप को कूल करके बैठता है कि कोई भी दुनियादारी, कोई भी झंझट बवाल दिमाग में ना आए। सिर्फ जो पढ़ने बैठा है आदमी वही चीज़ दिमाग के अंदर जाए। तो वही चीज़ें हैं। और आज मेरा टारगेट है कि मैं 12:10 पे पढ़ने बैठ गई हूँ, तो कम से कम 1:30 बजे तक, अगर नींद नहीं आई और मन नहीं उबा तो 2 बजे तक भी पढ़ सकती हूँ। लेकिन अगर लगेगा जहाँ 1 बजे के बाद, लेकिन मैं जान रही हूँ कि 1:15 होते होते मुझे नींद आने लगेगी। जो दोपहर में सोने की आदत है, जो टाइमिंग है, उस समय नींद तो आती ही है। और सोना भी ज़रूरी है। अगर दोपहर में 1-1.5 घंटा हम लोग रेस्ट नहीं करेंगी तो शाम को काम भी करना होता है। तो आदमी का ना माइंड फ्रेश होगा ना मन फ्रेश होगा। फिर 1 दिन 2 दिन पढ़ लेगा आदमी, फिर उसके बाद मन नहीं करेगा, लगेगा कि भाई छोड़ो, चलो सोया जाए। तो इसलिए आज तो मुझे टाइम मिल गया था कि मैं 12 बजे तक एकदम फ्री हो गई थी। उसके बाद अपना रूम वगैरह सही की और पढ़ने बैठ गई। और 1:30 बजे तक का मैंने टारगेट रखा हुआ है। अगर कोई मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहता है तो भाई पढ़ सकता है, वेलकम। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो सब्सक्राइबर कम है तो आप मेरे साथ नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं हो सकता है, मैं लाइव नहीं हो सकती हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा 1K कम सब्सक्राइबर पूरा करें। 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा तो लाइव स्ट्रीमिंग करके हम लोग साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रुप बना के पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इससे कितनों का फ़ायदा हो जाएगा, कितनों को लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुट के पढ़ना चाहते हैं, जितना टाइम मैं पढ़ती हूँ, जो टाइम मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं किया कि मुझे इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है तो बैठ ही जाना है। क्योंकि इसके लिए दिमाग में अनावश्यक प्रेशर बन जाता है कि अरे भाई देखो, मैं अभी तक फ्री नहीं हो पाई, इतने बजे मुझे पढ़ने भी बैठना है, मुझे रेस्ट भी करना है। और काम के पीछे समय बर्बाद हो जाता है। काम भी ज़रूरी है, उसको बर्बाद नहीं कहेंगे भाई, हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं। ये तो अपने शौक़ की बात है कि इस एज में भी आके हमने पढ़ाई अपना चालू रखा हुआ है, कुछ करने का हौसला रखा हुआ है, बस यही बड़ी बात है। और नहीं तो मेरे एज में तो आते आते लोगों की गिनती बूढ़े लोगों में हो जाती है। पहले के लोग कहते थे कि 40 पार होते ही बुढ़ापा आ जाता है, तो मैं तो 40 पार की हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं हुई हूँ। मेरे पास अभी भी 2-3 साल का टाइम है। तो कोशिश करती हूँ कि
कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ लक से हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज तो पकड़ूँगी ही पकड़ूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जॉब तो करनी है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और वैसे भी कहीं से पेंशन मिलने वाला नहीं है, कोई सुख सुविधा मिलने वाली नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक तरह से प्राइवेट जॉब को भी मैं सपोर्ट भी करती हूँ, क्योंकि उसमें आप अपने टाइम के हिसाब से काम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं, अनावश्यक आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप चाहें या ना चाहें आपको चुनावी ड्यूटी करानी पड़ती है, आपको एग्ज़ाम की ड्यूटी लेनी पड़ेगी, आपकी कॉपी जाँच में ड्यूटी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई त्योहारों में भी छुट्टियाँ आपको नहीं मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्राइवेट में ये नहीं है। प्राइवेट में आपका त्यौहार है तो आप अपना एप्लीकेशन डाल के छुट्टी ले सकती हैं। तो ये चीज़ है, हम लोगों के लिए सुविधाजनक होती है, काम का काम भी हो जाता है, छुट्टी की छुट्टी भी मिल जाती है, और मन भी फ्रेश रहेगा, अपना एक रहेगा कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, अपना पढ़ा लिखा बेकार नहीं गया। पढ़ाई लिखाई अगर किया है तो उसका कहीं न कहीं सदुपयोग होना चाहिए। और मुझे बड़ा शौक़ है कॉलेज में पढ़ाने का। छोटे बच्चों को तो नहीं पढ़ाना चाहती हूँ मैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लेबर करना पड़ता है, और छोटे क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिमाग खपाने वाली बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं बड़े क्लास में पढ़ाने का मेरा एक वजह ये भी है कि बड़े क्लासों में पढ़ाऊँगी तो मेरा कंपटीशन की तैयारी भी होगी और आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड बीटीसी के बच्चों को, और मेरी योग्यता भी उतनी है। जब डबल एमए आदमी कर लेता है तो उसको वो योग्यता मिल जाती है कि आप डिग्री कॉलेज में जाके आप पढ़ा सकती हैं, बीएड और बीटीसी के बच्चों को आप पढ़ा सकती हैं, इसकी आपको मान्यता मिल जाती है प्राइवेट में। तो इसलिए मेरे पास डबल एमए की डिग्री है, बीएड की डिग्री है, तो मैं चाहती हूँ कि बीए एमए या बीटीसी बीएड के बच्चों को पढ़ाऊँ। टाइम भी कम देना पड़ता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। मेहनत तो होती ही है, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, लेकिन उतनी मेहनत नहीं लगती है जितनी होनी चाहिए। तो यही कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहती हूँ, और भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी न किसी कॉलेज में मेरा हो जाए, चाहे दूर सही चाहे पास सही, ताकि अपने आप को मैं बिजी रख सकूँ। और दोस्तों, पढ़ना, समझना, लिखना और एजुकेशन को अपनी लाइफ में उतारना, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं और सबका अपना महत्व होता है। अगर आप सिर्फ बुक रीडिंग करते हैं तो उसका अलग महत्व है, उसको लिखते हैं तो एक अलग महत्व है, और आप एजुकेटेड हैं तो शिक्षा को बेकार न जाने दीजिए। शिक्षा का दान महादान होता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कोशिश करिए कि अपनी लाइफ में कुछ समय तक शिक्षा दान ज़रूर दें। अपने घर वालों को भी कन्विंस करें इस बात के लिए, और घर वालों को भी मानना चाहिए कि हाँ भाई, अगर है योग्यता है तो उसका यूज होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो सब बेकार हो जाता है। सारे पढ़ाई लिखाई में लगाए गए समय और डिग्रियां सब बेकार हो जाती हैं, कोई मतलब फिर नहीं बनता है उसका। और आजकल के ज़माने में लड़के क्या लड़कियां क्या, हर कोई, चाहे महिला हो पुरुष हो, हर कोई काम करना चाहता है और करना भी चाहिए। हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं चाहूँगी भी कि हमारी बेटियां और हमारी बहू जो भी आए, जो भी हैं, वो सब आगे बढ़ें, कुछ भी करें, बिज़नेस करें या कुछ भी करें, जॉब करें, बिज़नेस करें, पार्लर खोलें, कुछ भी करें, लेकिन अपने पैरों पे खड़ी रहें। किसी के आगे हाथ फैलाना, चाहे वो पति ही क्यों ना हो, ये बहुत बेकार चीज़ मुझे लगता है। कि मुझे पैसा दीजिए, मुझे खर्च करना है, मुझे पैसा दीजिए, मुझे क्रीम खरीदना है, मुझे पैसा दीजिए, मुझे कपड़े खरीदने, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही इतना डिस्टर्ब करती हैं कि क्या बताया जाए। अपने आप से कोई दे दे वो अलग बात है, तो भी लगता है कि वो सामने वाला एहसान कर रहा है। भले आप 24 घंटे में 20 घंटे आप घर की सेवा कर रही हों, लेकिन उसके बदले आपको एक पैसे का फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ा होइए, अपने पैरों पे खड़ा होइए। कोई ज़रूर नहीं, पति लाख रुपए कमा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम 1000 रुपये भी कमाएंगे तो उसकी अलग बात होगी, उसका शान ही अलग होगा। बस यही मेरे मन में धारणा है
कि मैं चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी रहूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने की जॉब करूँ, 50,000 रुपये महीने की सैलरी करूँ। मेरे लिए अगर 10,000, 15,000, 20,000 की भी सैलरी पे जॉब मिलता है तो मैं उसको लाखों में उसका महत्व दूँगी, क्योंकि जितना मैं टाइम दूँगी उतना मुझे फल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे खर्च इतने अनकर नहीं हैं कि उतने में मैं अपना खर्च मेड आउट न कर पाऊँ, क्योंकि अपनी कमाई से 2 रुपये का भी सामान खरीदना बहुत गर्व, बहुत फ़क्र की बात होती है। और लाख रुपए का लेके हाथ पसार के लाख रुपए का आप कपड़ा, जेवर या कोई भी शौक़ अपना पूरा करते हैं तो ये बड़ी बात नहीं होती है। और एक बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कोई भी पति इतना दिलदार नहीं होता है कि अपनी पत्नी का 100% शौक़ पूरा कर सके। न उसको वो आज़ादी दे सकता है, न उसका कोई वो शौक़ पूरा कर सकता है। हाँ, ज़रूरत पूरा करेगा, अच्छी बात है, शौक़ भी मानती हूँ कुछ हद तक पूरा करेगा। लेकिन अगर कहे कि मैं अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का 100% शौक़ पूरा करता हूँ, ये सरासर झूठ होता है, ये गलत होता है। आप शौक़ नहीं पूरा कर सकते हैं। हाँ, शौक़ तभी पूरा होगा जब आप खुद से कमाएंगे, अपना मनपसंद कॉस्मेटिक यूज़ करेंगे, अपना मनपसंद कपड़ा खरीदेंगे, अपने मनपसंद जगह पे घूमने जाएंगे, अपने बच्चों के लिए या आपको किसी को कुछ देना है, या ससुराल में या मायके में, तो उसके लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, गिड़गिड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे सब करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है, मैं समाज में रहती हूँ, ऐसा होता है, 100% होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 1-1 रुपए के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो मैं उन महिलाओं को कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा आप लोग टाइट होइए, थोड़ा सा जागरूक होइए, अपने हुनर को पहचानिए और कुछ करने का दम दिखाइए कि हाँ, आप भी कुछ कर सकती हैं। अगर आप में जो भी एबिलिटी है, जो भी एबिलिटी है, आप उसका सदुपयोग ज़रूर करें। घर बैठे भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने देखा है शहरों में औरतें पापड़ बनाती हैं, नमकीन बनाती हैं, मिठाई के डब्बे बनाती हैं, मोमबत्ती बनाती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं। अब तो गवर्नमेंट भी घर में बिजनेस करने के लिए पता नहीं कितनी सारी सुविधाएं दे दी हैं। आप उसका सदुपयोग करिए, मौके का फ़ायदा उठाइए, अपनी पहचान बनाइए। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो 2 रुपए की मज़दूरी करती थी, आज 2 करोड़ की मालकिन है। मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जिसके पास अपने बेटे को बचाने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, आज वो विदेशों में घूम रही है और कई करोड़ों की मालकिन है, और पता नहीं कितने लाख महीने की वो सैलरी महिलाओं को वेतन में दे देती है। इतनी अपने आप को मजबूत बनाई है, इतने अपने हुनर से आगे बढ़ी है। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है। अपने आप को परखिए और आगे बढ़िए। और हर गार्जियन, हर परिवार वालों से मैं यही उम्मीद करती हूँ, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, आप भी अपनी बेटियों को और बहुओं को सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करिए। वो आपकी सेवा करेंगी, वो आपकी जिम्मेदारी लेके चलेंगे, आपका घर परिवार लेके चलेंगे, मगर साथ ही साथ उनको अपना शौक़ भी और अरमान भी पूरा करने का उनको अधिकार दीजिए। तब देखिए माहौल कितना अच्छा बदल जाता है। अगर थोड़ा सा आप 1 कदम आप उनके पक्ष में बोलती हैं तो 10 कदम वो आपके साथ आगे बढ़ के खड़ी हो जाएंगी। और कहीं न कहीं बहुओं का आगे बढ़ना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, नुकसानदायक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, ये मेरा मानना है। और बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मैं अपने पूरे परिवार को लेके आगे बढ़ूँगी। परिवार का साथ मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरा परिवार ही मेरी शक्ति है, मेरा ताकत है। पति का सपोर्ट, सास ससुर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सारी सासुओं से, सारे ससुर लोगों से, सभी पतियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी अपनी बीवियों को, अपनी अपनी बहुओं को आगे बढ़ने दें और उन्हें उनका हौसला अफजाई करें कि अच्छा कर रही हो बेटा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। तब देखिए वो बहू के मन में आपके प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी इज्जत, कितना सम्मान बढ़ जाएगा। रोटी बनाना अनिवार्य है, मगर रोटी बनाते रहना ही ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेना, ये सही नहीं है। मैं सबसे कहती हूँ, जिसको जो सुविधा बन पड़े, जिसको जिसमें मन लगे, इधर उधर समय बर्बाद करने, इधर उधर पैसा बर्बाद करने से बढ़िया है उसको अपने पैर पे खड़े होने पे लगाइए, अपने आप को साबित करने में लगाइए। 1 पैसे में 4 पैसा बनाने का हिम्मत रखिए, कम से कम खर्च में अपनी गृहस्थी चलाइए
और सबसे बड़ी बात, शिक्षा से जुड़े रहिए, क्योंकि एजुकेशन में जो पावर होती है, शिक्षा में जो पावर होती है, वो किसी भी चीज़ में नहीं होती है। जो एक शिक्षित महिला है उसका व्यवहार देखिए, जो अशिक्षित महिला है उसका व्यवहार देखिए। इसलिए शिक्षा बढ़ाइए, महिलाओं को शिक्षित करिए, अपने आप को कॉपी किताब से हमेशा जोड़े रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी लाइफ में आप कंपटीशन की ही किताबें पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, अपने मनपसंद कोई भी चीज़ किताब मंगवाइए, पढ़िए, देखिए, आपका बुद्धि का विस्तार होगा, आपके दिमाग का विस्तार होगा, आपकी सोच का विस्तार होगा। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 24 घंटे में आधे घंटे भी जो महिलाएं हैं अपने घर में न्यूज़पेपर ही पढ़ें, मैगजीन ही पढ़ें, रामायण महाभारत गीता ही पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। अपने आप को पढ़ने से जोड़े रखिए। अगर अपने आप को आप पढ़ने से जोड़ी रखेंगी तो यकीन मानिए बहुत आगे बढ़ेंगी, बहुत ही आगे जाएंगी। लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, मगर जो अमूल्य समय मिला है उसका दुरुपयोग करने के बजाय सदुपयोग करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अपनी सोच से, समझ से अपने आप को आगे बढ़ाइए, प्रूफ करिए कि हाँ, आप में भी कुछ दम है। अगर आप कुछ कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मगर एक बात ज़रूर कहूँगी, पढ़ने की आदत डालिए। पढ़ने की आदत बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप पढ़ेंगी तो आप पाएंगे कि अपने आप को दुनिया भर के टेंशन से, तनाव से अपने आप को दूर रखेंगे। दिमाग का एक्सरसाइज करना है तो पढ़ना ज़रूरी है, माइंड फ्रेश करना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पुस्तक उठाइए, 1 घंटा, आधा घंटा उसको पढ़िए। कभी नहीं समय मिल रहा है तो आप सोने जा रही हैं तो ही बैठ के 10 मिनट 20 मिनट पढ़िए। यकीन मानिए आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और सुबह आपका मन बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कोई नावल पढ़िए, कोई जासूसी नावल पढ़िए, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़िए, मगर पढ़िए ज़रूर। अपने आप को पढ़ने से ज़रूर जोड़े रखिए, क्योंकि पढ़ने में जो ताकत है, जो शक्ति है, वो और किसी काम में नहीं हो सकती। 1000 काम करके जो आपकी जो थकान होती है, वो थकान आपकी पढ़ने से ही जाने वाली है और किसी भी चीज़ से नहीं। 10 घंटा टीवी देख के, 3 घंटे का पिक्चर देख के जो आपको आनंद नहीं आएगा, जो शांति आपको नहीं आएगी, वो मन उखड़ा ही रहेगा, वो दिमाग उखड़ा ही रहेगा, जितनी शांति एक किताब पढ़ के आएगी। कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। 3 घंटे की मूवी और 1 घंटे की पुस्तक की रीडिंग में अगर तुलना किया जाए तो 1 घंटे की पुस्तक की रीडिंग आपको ज़्यादा एंजॉय देगी, आपके दिमाग को ज़्यादा शांत रखेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और 1 के सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी मदद करिए। और अगर वीडियो क्लिक करते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, नहीं तो मेरे चैनल का नुकसान हो जाएगा। ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे सभी अपने वीडियो सुनते हैं और देखते हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो क्लिक करते हैं तो उसको पूरा देखिए। और पूरा अगर नहीं देखने का टाइम है तो भले साउंड म्यूट करके और उसको प्ले करके छोड़ दीजिए, मगर उसको किसी भी तरह से पूरा बच जाने दीजिए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे चैनल का नुकसान हो जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही कहती हूँ कि दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नहीं कमेंट करना है ना करें, मगर एक लाइक का बटन तो दबाने में कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि 1:10 हो गए हैं और मैं कुछ देर लिखी हूँ, नोट्स बनाई हूँ, जो मैं अपनी बुक से पढ़ी हुई थी उन्हीं को दोबारा लिखी हूँ और फिर दूसरी पुस्तक उठा के जिसमें मैंने 2-3 प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन कर रही हूँ। जब मैं उनका रिवीजन कर लूँगी फिर मैं उसका नोट्स बनाऊँगी, लेकिन सबसे पहले एक बुक पूरा कंप्लीट, फिर दूसरा, ऐसे करके मेरे पास मुझे लग रहा है 2 महीने का टाइम है। एग्ज़ाम कितना भी जल्दी होगा तो 2 महीने के बाद ही होगा। आपका जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आखिरी अक्टूबर में एग्ज़ाम होंगे टीजीटी के, पीजीटी के। तो मेरी कोशिश है कि जुलाई और अगस्त में टीजीटी की तैयारी कर लूँ और उसके बाद जो समय बचेगा उसमें मैं पीजीटी की तैयारी करूँगी। दोनों एग्ज़ाम एक ही साथ होते हैं, 1 या 2 दिन के अंतराल में होते हैं, तो जैसा समय आएगा वैसा देखा जाएगा। फ़िलहाल मेरी कोशिश है कि 24 घंटे में मैं 3 घंटे पढूं और उसके लिए मैं टाइम निकालती हूँ। दोपहर का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा और फिर जब सोने जाती हूँ तो उसका 1 घंटा, और अगर सोने जाने के समय नहीं पढ़ पाई तो सुबह 4 बजे उठ के 1 घंटा ज़रूर, 4 से 5 बजे तक मैं
पढ़ लेती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इतना मेहनत पे तो भगवान ज़रूर ही साथ देंगे, और बाकी मेरी किस्मत। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।